नमस्कार, सनशाइन इंस्टीट्यूट पाटन में आप सभी का स्वागत है। हमने जो है लास्ट टाइम एग्रीकल्चर स्टार्ट किया था और इस एग्रीकल्चर के हमने पहला जो है क्लास कल कर लिए थे। ठीक है, आज हम एग्रीकल्चर का दूसरा क्लास करेंगे। तो एग्रीकल्चर के दूसरा क्लास करने के पहले कल के हमारे जो क्लास थे उसको थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, क्विक रिवीजन। एग्रीकल्चर के पार्ट में हम जेनेटिक स्टार्ट किए थे। तो जेनेटिक स्टार्ट करने के पहले हमको जो है उसका बेसिक चीज़ हमको देखना जरूरी था, सेल वाला पार्ट। और जो आपके सिलेबस में भी है, कोशिका, कोशिका सिद्धांत, कोशिका के अंग, कोशिकांग, ये सब आपके सिलेबस में भी है ना। तो इसको क्विक रिवीजन कर लेते हैं। मैंने कल ये बताया था कि जो सेल है ना, वो हमारी जीवन की मूलभूत इकाई है। ये प्रश्न आने वाले नहीं एग्जाम में, है ना, फिर भी आपको नॉलेज में होना चाहिए, है ना। तो सेल एक हमारी जीवन का मूलभूत इकाई है, मौलिक इकाई है। इसकी जो खोज है वो रॉबर्ट हुक साहब ने किया था सन 1665 ईस्वी में। ध्यान रखना, सन 1665 ईस्वी में। अपनी एक बुक उन्होंने लिखी थी माइक्रोग्राफिया, उसमें ये बात बताया था। किसमें? माइक्रोग्राफिया। लेकिन जो उन्होंने जो सेल की जो खोज की थी वो एक्चुअल में मृत कोशिका थी, है ना। जो उन्होंने जो है कार्क से जो खोज किया था वो एक्चुअल में मृत था, लेकिन किया तो था। प्रश्न पूछेगा कोशिका की खोज किसने किया, तो आपका नाम किसका आना चाहिए? रॉबर्ट हुक का आना चाहिए। तो रॉबर्ट हुक है। लेकिन जीवित कोशिका की खोज किसने किया था, ये भी प्रश्न पूछ देते हैं कई बार, है ना। अब एचसीएफ लेवल का क्वेश्चन आएंगे तो हो सकता हाई लेवल के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आपको बेसिक चीज भी आपको थोड़ा थोड़ा याद होना चाहिए। तो जीवित कोशिका की जो खोज किया था सबसे पहले वो किसने किया था? ल्यूवेनहॉक ने किया था। ये हमने देख लिया था। साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे कि दो टाइप के मैंने कोशिका आपको बताया था, एक यूनिसेलुलर बताया था, यूनिसेलर, दूसरा मैंने बताया था मेनिसेलर, एक कोश की और बहुकोश की। ये बात मैंने कल बता दिया था, ठीक है। अब जब हम बात करेंगे यूनिसेलर और इसमें, तो एक होता है केंद्रक, आप जानते हैं केंद्रक, न्यूक्लियस। केंद्रक के ऊपर में एक झिल्ली लगी होती है, मेम्ब्रेन लगी होती है, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। बात समझ में आ रहा है? केंद्रक में एक झिल्ली लगी होती है, उसको बोलते हैं केंद्रक झिल्ली या न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। इस न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के विकसित और अविकसित होने के आधार पर कोशिका को दो भागों में बांटा गया था। बात समझिए थोड़ा सा, है ना। ये सभी अंग हम बाद में और पढ़ेंगे केंद्रक क्या है ना। अभी बस मैं आपको बता रहा हूँ, उसको आप ध्यान दीजिए। कोशिका के केंद्रक के ऊपर जो झिल्ली होती है, केंद्रीय झिल्ली, है ना, केंद्रकीय झिल्ली, इसके विकसित और अविकसित के आधार पर दो प्रकार की कोशिका होता है। एक होता है प्रोक्यूरेटिक, एक होता है प्रोक्यूरेटिक। इसको मैंने कल के क्लास में पूरा बता दिया है ना। एक होता है प्रोक्यूरेटिक और दूसरा होता है यूकैरियोटिक। एक होता है प्रोक्यूरेटिक, एक होता है यूकैरियोटिक। अगर कोशिका झिल्ली अविकसित है, अगर कोशिका झिल्ली अविकसित है तो आपका होगा प्रोक्यूरेटिक, और अगर कोशिका झिल्ली विकसित है तो आपका क्या होगा? यूकैरियोटिक। ये आपको सबको पता है। इसका मैंने शॉर्ट ट्रिक भी बताया था आपको। पी से आपको याद रखना है पीसीएम। जब आप जानते हो ना, आप लेते थे सब्जेक्ट पीसीएम, कुछ लोग मैथ्स प्लस बायो भी लेते हैं, तो पीसीएमबी, ये आपको ध्यान में रखना है। पी से हो गया प्रोक्यूरेटिक, पी से क्या हो गया? प्रोक्यूरेटिक। सी से आपका होगा साइनोबैक्टीरिया, मैंने कल लिखवा दिया, इसका बार बार मैं लिखूंगा नहीं। सी से हो गया साइनोबैक्टीरिया, एम से हो गया माइकोप्लाज्म, बी से हो गया बैक्टीरिया। तो अगर आपको प्रश्न ये नहीं पूछेगा कि भाई जो प्रोक्यूरेटिक है वो विकसित है क्या विकसित है, आपको ध्यान में रखना है। अगर प्रश्न बोलेगा बैक्टीरिया विकसित है क्या विकसित, तो आप पीसीएम भी ध्यान रखना। सी फॉर साइनोबैक्टीरिया, एम फॉर माइकोप्लाज्म, बी फॉर बैक्टीरिया, ये सभी क्या है? प्रोक्यूरेटिक है। प्रोक्यूरेटिक है मतलब केंद्रीय झिल्ली जो है वो अविकसित है, ठीक है। विकसित वाले में केस में कौन आएगा? तो विकसित वाले केस में आएंगे हम जो है मानव, या आप इसमें एनिमल्स लिख सकते हैं, है ना, एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर हम भी आ जाएंगे, जंतु और जीव। दूसरा इसमें आपको आएंगे, मिलेंगे पादप, जितने भी प्लांट हैं, है ना, वो सब किस में आएंगे? वो विकसित में आएंगे, प्रोक्यूरेटिक में आएंगे। इसमें जो है आपका कवक, है ना, कवक, ये आपके किस में आएंगे? ये आपके आएंगे प्रोक्यूरेटिक में, सॉरी, ये आएंगे आपके यूकैरियोटिक में, है ना। इसमें आपको ध्यान में रखना है, कवक के अंतर्गत कवक जो होता है वो बहुकोशिकीय होता है, मेनुसेलर होता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था यूनिसेलर और मेनिसेलर। तो ये जो है बहुकोशिकीय होता है कवक। कवक क्या होता है? बहुकोशिकीय होता है। लेकिन कवक के अंदर ही आपको पता है यीस्ट, कवक के अंदर ही यीस्ट जो होता है वो एक कोशिकीय होता है। यीस्ट जो होता है वो एक कोशिकीय होता है। ये सभी चीजें हमने
कल के क्लास में देख लिए थे। ठीक है, अब आते हैं, ये तो बात हुआ सेल। अब आया सेल थ्योरी। ठीक है, अब आया क्या? सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी। ठीक है, देखिए दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने सेल थ्योरी शुरुआत में बताया, जिसका नाम आपको याद होना चाहिए, स्लीडेन एवं स्वान। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो स्लीडेन एवं स्वान। ये आपको बहुत से लोगों को पता होगा, जिन लोगों का बायो सब्जेक्ट है। जिन लोगों को नहीं पता वो आपको ध्यान में रखना है। सेल थ्योरी किसने दिया? स्लीडेन एवं स्वान। कोशिका किसने दिया, किसने खोज किया? रॉबर्ट हुक। जीवित कोशिका को खोज किसने किया? लुवेनहॉक। ठीक, तो स्लीडेन एवं स्वान ने सेल थ्योरी दिया, कोशिका सिद्धांत दिया। उन्होंने ये बोला कि जो कोशिका है वो एक संरचनात्मक इकाई है और एक क्रियात्मक इकाई है। उन्होंने ये बोला कि सेल जो है एक संरचनात्मक इकाई है तथा एक क्रियात्मक इकाई है। संरचनात्मक इकाई का मतलब होता है कि हमारे इतने बड़े बड़े जो वृक्ष दिखते हैं, हमारे इतने बड़े बड़े जो एनिमल्स दिखते हैं, हमारे इतने बड़े बड़े जो आदमी आपको दिखते हैं, वो जो है एक कुछ बेसिक चीज से बना होगा, वो है सेल। जैसे एक ऊंची लंबी इमारत जो होती है वो अचानक से ऐसे नहीं बनता, उसमें एक एक ईंट जोड़ के जो है एक लंबी इमारत बनती है, क्योंकि उसकी बेसिक चीज क्या हो गई? ईंट हो गई। ईंट को जोड़ के एक लंबी इमारत बनी है। उसी प्रकार हमारा इतना बड़ा जो शरीर दिख रहा है, इतना बड़ा आपका पौधे वृक्ष दिख रहे हैं, वो किससे मिलकर बना है? छोटा सा सेल से बना है। तो बहुत सारे सेल मिलकर क्या बने होते हैं? एक बोलना चाहिए प्लांट बने होते हैं, ह्यूमन बॉडी बनी होती है। तो सेल एक क्या है? एक संरचनात्मक इकाई बोला उन्होंने। दूसरा उन्होंने बोला कि सेल एक क्रियात्मक इकाई है। क्रियात्मक इकाई कैसे है? कि आपको पता है कि हमारे शरीर के सभी अंगों में अगर जब तक पूरा प्रवाह नहीं होगा तब तक अंग काम नहीं करते, आपको पता होना चाहिए। जैसे आपको पता होगा कि मैं अक्सर ये क्लास में भी उदाहरण देता हूँ, जैसे यहाँ पे कुछ लोग होते हैं कि यहाँ पे धागे से बांध देते हैं, और धागे से जब बांध देते हैं तो कुछ दिनों बाद जो है यहाँ पे जब ब्लड नहीं पहुँचता, और तो यहाँ पे जो है बोलना चाहिए पूरा थक्का जम जाता है ना। और कई बार तो ऐसा हो जाता है, कई लोग के तो हाथ ही यहाँ पे उंगली गल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां तक जो है वो ब्लड नहीं पहुंचता। इसका मतलब ये है कि हमारे शरीर जितना भी पार्ट आपको दिख रहा है उस सब जगह जो है ब्लड पहुंचना जरूरी है। इसी प्रकार आप बोल सकोगे कि सेल एक क्रियात्मक इकाई है। जैसे अगर आप, मैंने उदाहरण भी देता हूं कि अगर आप जैसे सोए हुए हो, रात में बढ़िया सोए हुए हो, और आपके मुंह में डाल दिया जाए गुलाब जामुन, है ना, आपके मुंह में डाल दिया जाए गुलाब जामुन, तो क्या आपको टेस्ट आएगा? क्या आपको टेस्ट आएगा उस गुलाब जामुन का? आप नींद में हो, आपके मुंह में डाल दिया गुलाब जामुन, देखिए उस समय आप थे, उस समय गुलाब जामुन भी था, तो क्या आपको टेस्ट आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उस समय जो है आपके जो टेस्ट करने वाला जो अंग होता है ना, वो क्रियाशील नहीं, वो सेल अभी क्रियाशील नहीं है। तो इस कारण आप बोलेंगे कि जो सेल है वो एक क्रियात्मक इकाई है। तो सेल के थ्योरी जो उन्होंने दिया कि सेल एक संरचनात्मक इकाई है और क्रियात्मक इकाई है, किसने बोला? स्लीडेन एवं स्वान ने किया। फिर इसके बाद एक और शख्स आए, इन दोनों के बाद एक और शख्स आए, उसका ध्यान रखना, विर्चाफ। कौन? विर्चाफ, है ना, विर्चाउ भी बोलते हैं इसको, है ना, ये आपको ध्यान में थोड़ा सा रखना है। विर्चाउ भी बोल देते हैं, रुडोल्फ विर्चाउ भी बोलते हैं, तो ध्यान रखना इसको, है ना। ये तीनों शख्स आए, फिर इन्होंने एक नया सेल थ्योरी तीसरा जोड़ा। उन्होंने बोला कि जो नए सेल का निर्माण होता है, जो नए सेल का निर्माण होता है वो पुराने सेलों से ही बनता है। जो नए कोशिका का जो निर्माण होता है वो पुराने कोशिका के द्वारा ही बनता है। ये किसने बोला? विर्चाफ जब आया तब बोला। तो तीनों ने मिलकर क्या किया? सेल थ्योरी दिया। अगर शुरुआत के देते हैं तो स्लीडेन एवं स्वान मानना, तीनों दे दिया तो तीनों मानेंगे। ठीक है, तो ये हो गया क्या? सेल थ्योरी। अब आपको मैं बता दूं, बेटा मैं ध्यान से सुनना ना, जिनका एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है, जिनका बायो सब्जेक्ट है, तो उनको उतना दिक्कत अभी इसमें नहीं हो रहा होगा, आगे दिक्कत होगा। लेकिन जिनका बायो सब्जेक्ट नहीं है वो मैं जो पढ़ा रहा हूँ उतना ही पढ़िए, ज़्यादा पढ़ने की मत करना, है ना, क्योंकि आपको अलग सब्जेक्ट भी पढ़ना, आपको फिजिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री भी पढ़ना है, उधर का बायोलॉजी भी पढ़ना है, फॉरेस्ट्री भी पढ़ना है, पेपर 1 का भी बहुत सारा पढ़ना है। तो ऐसे में कितना पढ़ पाओगे? इस कारण अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो पढ़िए, उसके बाद समय बच जाता है, पूरा पढ़ लेते हो, तब आप अपने हिसाब से फिर और पढ़िए, है ना। चलिए, ऐसे में क्या होगा? मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो भी नहीं पढ़ पाओगे, और आप एक्स्ट्रा पढ़ रहे हो वो भी नहीं पढ़ पाओगे, और फाइनली जाके खत्म, और समय भी कब निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये तो हुआ। अब मैं जो बना रहा हूँ उसको थोड़ा सा ऐसे समझ लीजिए, इनका पूरा डिटेल आगे देखेंगे ना, इसका पूरा डिटेल आगे देखेंगे।
देखिए ये एक सेल है जो दो नए सेल बनाए, एक पुरानी सेल है जो दो नए सेल बनाए। जब एक पुरानी सेल जब दो नए सेल बनाते हैं तो इसको बोलते हैं समसूत्री विभाजन। क्या बोलते हैं दोस्तों? समसूत्री विभाजन। ये आपको ध्यान में रखना है, क्या बोलेंगे? समसूत्री विभाजन बोलेंगे। और एक सेल जब चार अलग अलग सेल बनाए तो इसको बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन। क्या बोलेंगे? अर्धसूत्री विभाजन बोलेंगे। तो ये आपको बेसिक चीजें हैं, ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर एक सेल दो अलग अलग सेल बनाए तो आप उसको बोलेंगे समसूत्री विभाजन, और एक सेल जब चार अलग अलग सेल बनाए तो उसको क्या बोलेंगे हम? अर्धसूत्री विभाजन। ये आपको याद रखना, इतना आपको ध्यान में रखना है। और मैं आगे बताऊँ, ये सब आगे हम पढ़ेंगे, ये सब डिटेल से आगे पढ़ेंगे। मैं जो जो पढ़ा रहा हूँ उसको आप नोट डाउन करते चलिए और आगे पढ़ते चलिए, ठीक है? चलिए, अब आपके सिलेबस में सेल ऑर्गन्स भी है ना, कोशिका के अंग भी है, कोशिकांग भी है, उसको हम देख लेंगे। अब आपके सिलेबस में ये सब चीजें, सेल थ्योरी आपके सिलेबस में दिया हुआ है, ठीक है? चलो, सेल ऑर्गन पढ़ेंगे हम, कोशिका के अंग पढ़ेंगे, कोशिका के अंग या कोशिकांग आप बोल सकते हैं। मैं दो खंड बना लेता हूँ, एक साइड में ले लेता हूँ प्लांट और एक साइड ले लेता हूँ एनिमल्स, है ना। एक साइड ले लिया मैंने प्लांट और दूसरी साइड ले लिया मैंने एनिमल्स। अब देखिए, पहला कोशिका भित्ति, पहला कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति को हम इंग्लिश में बोलते हैं सेल वॉल। कोशिका भित्ति को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेल वॉल। देखिए, आपको पता होना चाहिए, अगर मैं रफ में अगर डायग्राम बनाऊं, देख लीजिए, अगर आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा तो ऊपर कट गया होगा, ठीक है? ठीक, ये देखिए, ये और यहाँ पे आप देखना, ये यहाँ पे आपको एक चीज दिख रहा होगा, ये वाला हिस्सा कोशिका झिल्ली है, लेकिन इसमें देखो एक एक्स्ट्रा पार्ट जो दिख रहा है वही कोशिका भित्ति है, और यहाँ पे ये एक्स्ट्रा पार्ट नहीं दिख रहा है, तो मतलब यहाँ पे कोशिका भित्ति नहीं है। तो किसमें कोशिका भित्ति है दोस्तों? पौधों में, वृक्षों में, पादपों में। हमारे में नहीं है। ध्यान में रखना, जो कोशिका भित्ति जो होती है वो पौधों में होती है, पादपों में होती है। वो शुरुआत में मुलायम होती है, और जब समय के साथ जब ये बड़े होते हैं तो ये क्या हो जाते हैं? कठोर हो जाते हैं। आपने देखा होगा, जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उसको आप पैर से, हाथ से ऐसे हिलाओगे तो हिल जाता है, लेकिन एक जब समय के साथ बड़े होते हैं तो आप ऐसे स्थिति आ जाती है कि उसको आप ऐसे धक्का भी दोगे तो भी वो नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो सेल वॉल होती है, वो जो समय के साथ कठोर होती है, जो सेल्यूलोज की बनी होती है। बात समझ में आ रहा है? किससे बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है, जो बहुत कठोर हो जाती है। वही जो ऊपर में उनके रहता है ना छाल, वही है सेल वॉल। हमारे में होता है क्या छाल? नहीं, हमारे में होता है खाल। ध्यान में रखना। तो हमारे में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, पौधों में कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका झिल्ली इसमें भी होती है, कोशिका झिल्ली इसमें भी होती है। कोशिका झिल्ली का काम होता है कि वही डिपेंड करता है, वही डिसाइड करता है कि किसको अंदर लाना है या किसको अंदर लाने नहीं देना है। क्योंकि आपको जानते हो कि हमारे वायुमंडल में बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो सभी चीज़ हमारे शरीर में आना जरूरी नहीं है, या हमारे लिए जरूरी नहीं है, हमारे लिए हानिकारक भी है। इस कारण सेल मेम्ब्रेन का होना भी बहुत जरूरी है। यही एक चीज़ हो गया था जापान में, जब अमेरिका ने जब बम गिराया था 1945 में, तो वहाँ पे सेल मेम्ब्रेन में अंदर जो है वो जो रेडिएशन जो है वो घुस गया था, उससे बहुत सारी विकृति पैदा हो गई थी जापान में। लोग जो है वहाँ पे 3-3 पैर वाले हो गए थे, 2-2 सिर वाले हो गए थे, ऐसी विकृति जापान में आना हो गया था। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आप समझ जाओगे कि जो कोशिका भित्ति वो प्लांट में होती है लेकिन एनिमल्स में नहीं होती है। ठीक, तो यहाँ पे अब यही सेल वॉल है ना, तो प्लांट में कोशिका भित्ति होती है, एनिमल्स में नहीं होती है। दूसरा वैक्यूल, रिक्तिकाएं। दूसरा रिक्तिकाएं, वैक्यूल, है ना, आगे पढ़ेंगे। वैक्यूल नाम से समझ में आ रहा है, रिक्त जगह। तो रिक्तिकाएं, वैक्यूल इसमें होते हैं प्लांट में, एनिमल में नहीं होते। बेसिक चीजें दोस्तों, इसको ध्यान में रखना है। क्या? रिक्तिकाएं जो है वो प्लांट में होते हैं लेकिन एनिमल्स में नहीं होते हैं। तीसरा प्लास्टिड, आपको अगर दिख रहा होगा तो प्लास्टिड लवक,
है ना, ये रिक्तिकाएं वैक्यूल, जिनको इंग्लिश में थोड़ा इंग्लिश में चाहिए उनके लिए। ये प्लास्टिड लवक प्लांट में होते हैं लेकिन एनिमल्स में नहीं होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। चौथा अगर हम बात करेंगे, ये पहला हो गया कोशिका भित्ति, दूसरा हो गया आपका रिक्तिकाएं, तीसरा हो गया आपका प्लास्टिड, और चौथा जो है सेंट्रियोल। चौथा आपका सेंट्रियोल। सेंट्रियोल पे ध्यान रखना, प्लांट में सेंट्रियोल नहीं पाया जाता है लेकिन एनिमल्स में सेंट्रियोल पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो ध्यान रखना, पाया जाता है ना, मैंने राइट का निशान लगाया, यहाँ पे गलत का निशान लगाया, यहाँ पे वाला मैंने राइट का निशान लगाया। ठीक है, तो ये चारों चीज आपको ध्यान में रखना। कोशिका भित्ति प्लांट में पाए जाते हैं, एनिमल्स में नहीं पाए जाते। सेल वॉल रिक्तिकाएं जो है वो प्लांट में पाए जाते हैं, एनिमल्स में नहीं पाए जाते हैं। प्लास्टिड लवक ये पाए जाते हैं, या अंदर पढ़ेंगे, इसको डिटेल से पढ़ेंगे, पाए जाते हैं लेकिन एनिमल्स में नहीं पाए जाते। और सेंट्रियोल जो है प्लांट में नहीं पाए जाते लेकिन एनिमल्स में पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक, चलिए यहाँ तक हो गया। एक और यहाँ पे ध्यान रखना है, कभी कभी प्रश्न पूछ देता है कि भाई सेल वॉल किसमें पाया जाता है। सेल वॉल कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है, तो कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है, पहला पादपों में, किसमें पाया जाता है, पादपों में, दूसरा कवक में, तीसरा शैवाल में। पहला पादपों में, दूसरा कवक में, तीसरा शैवाल में, और चौथा बैक्टीरिया में, चौथा बैक्टीरिया में। ठीक है जी, तो ये आपको चारों चीज आपको करते बन जाएगा, बिल्कुल ध्यान से अच्छे से करना, प्रश्न पूछते हैं यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़े फिर हम, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम। ठीक है, अब देखिए मैंने अभी एक जब चित्र बनाया था, अगर आपने नोटिस किया होगा, इसमें ये केंद्रक बताया था और यहाँ पे आसपास मैंने जो है कुछ ऐसा डाला था। ठीक है, तो जो केंद्रक को छोड़ के सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो गाढ़ा द्रव पदार्थ होता है, ध्यान से सुनना, केंद्रक को छोड़ के सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो गाढ़ा द्रव पदार्थ होता है उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। याद रहेगा, कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ये एक गाढ़ा द्रव होता है। ध्यान रहेगा, बिल्कुल अच्छे से याद रखना, एक गाढ़ा द्रव होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, केंद्रक के बाहर द्रव उपस्थित रहता है जिसको ही क्या बोलते हैं हम, कोशिका द्रव्य बोलते हैं। ठीक, ये जो है केंद्रक है, न्यूक्लियस। एक और ध्यान रखना, प्रोटोप्लाज्म। क्या, प्रोटोप्लाज्म, क्या बोला मैंने, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म किसको बोलेंगे, तो यहां पे आपको याद रखना, प्रोटोप्लाज्म मतलब सेल वाल को हटा दोगे, सेल वाल को हटा दोगे तो जो बचेगा वो प्रोटोप्लाज्म हो जाएगा। ठीक, इसमें क्या बोला मैंने, केंद्रक को छोड़ के जो बचा द्रव वो क्या है, साइटोप्लाज्म। केंद्रक को छोड़ के जो रंगीन जो द्रव मिला, गाढ़ा द्रव बना, वो क्या है, साइटोप्लाज्म। सेल के अंदर, पूरे सेल के अंदर सेल वाल को हटा दोगे, जो बचा वो प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म का सूत्र सेल माइनस सेल वाल। ठीक, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक, चलिए अब हम पढ़ते हैं हमारे और सेल ऑर्गन्स के बारे में, पढ़ते हैं न्यूक्लियस के बारे में। ठीक है, पढ़ते हैं किसके बारे में दोस्तों, न्यूक्लियस के बारे में, केंद्रक के बारे में। देखिए हमारी इतना बड़ा शरीर है, उसको कोई ना कोई कंट्रोल करता होगा, करते हैं ना, कौन करता है, हमारा मस्तिष्क। हमारा मस्तिष्क जो है वो हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करता है, सीधी बातें करता है। उसी तरीके से पूरे सेल को कंट्रोल करने वाला, उनको दिमाग देने वाला वो कौन है, केंद्रक। इसको बोलते हैं ब्रेन ऑफ सेल। क्या बोलते हैं इसको, ब्रेन ऑफ सेल। किसको, केंद्रक को। ये भी आपको बात मानना। इसकी खोज किसने किया था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसकी खोज किसने किया था, इसकी डिस्कवरी किसने किया था, तो रॉबर्ट ब्राउन। किसने किया था, रॉबर्ट
ब्राउन, तो आपने अभी तक 3-4 आपने वैज्ञानिक नाम में आपने देख लिया। सेल की खोज किया था रॉबर्ट हुक ने। जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? ल्यूवेनहॉक ने। इसके पहले आपने दिया था कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो शुरुआत में स्लेडन एवं स्वान ने दिया था, फिर आया था विर्चाउ साहब ने। ठीक, फिर हमारे पास आ गए क्या? केंद्रा। केंद्रा की खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। किससे किया था? तो ये आपको पता होना चाहिए, ट्रेडेंशिया। किससे किया था? ट्रेडेंशिया। ठीक है, ये आपको यहां पे ध्यान रखना चाहिए, किससे किया था? ट्रेडेंशिया। यहां पे आप थोड़ा सा स्पेलिंग आप देख लेंगे, ट्रेडेंशिया। ठीक है, ये किससे किया था? तो ट्रेडेंशिया। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आप देखेंगे इस न्यूक्लियस के अंतर्गत, इस न्यूक्लियस के अंतर्गत आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, कौन मिलने वाले हैं? दो भी नाभिक है, उसके अंदर नाभिकीय अम्ल पाए जाएंगे। नाभिक है, उसके अंदर नाभिकीय अम्ल पाएंगे। न्यूक्लियस, उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड पाए जाएंगे। तो इसके अंतर्गत दो मटेरियल होते हैं, एक होते हैं DNA, एक होते हैं RNA। ठीक है, इसके बारे में आगे डिटेल से पढ़ेंगे दोस्तों, है ना, पूरा डिटेल्स इसको देखेंगे। बस आप ध्यान रखिए केंद्रक के अंदर क्या उपस्थित होते हैं? DNA प्लस RNA। यहां पे एक चीज याद रखना, RNA के 3 टाइप, RNA के 3 टाइप, क्या बोला मैंने? RNA के 3 टाइप, वो भी आपको ध्यान में रखना है। RNA के 3 टाइप में पहला होता है rRNA, पहला rRNA, दूसरा mRNA, दूसरा mRNA और तीसरा tRNA। क्या बोला मैंने? rRNA, mRNA, tRNA। ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। अगर ये आपको नहीं होता तो इसका एक ट्रिक आप याद रखना, रो मत। क्या ट्रिक याद रखेंगे? रो मत। R से RNA, M से mRNA, T से tRNA, रो मत, इसका ट्रिक है। अभी मैंने वो एक और ट्रिक बताया था कल, PCMB। वो क्या चीज का था? प्रोकैरियोटिक का था, जिसमें C फॉर आता है क्या? साइनोबैक्टीरिया, M फॉर आता था माइकोप्लाज्म और B फॉर आता था बैक्टीरिया। अभी रो मत मतलब है कि वो जो है RNA के टाइप्स हैं, rRNA, mRNA और tRNA। उम्मीद है इसमें आपको इतना तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए मिटा दें इसमें। चलो, अब आपको पता होना चाहिए अब न्यूक्लियस जो होता है उसका कार्य क्या होता है? आरएनए को बनाना, सिंथेसिस ऑफ आरएनए। क्या कार्य है? आरएनए को बनाना। क्या काम होता है इसका? आरएनए को बनाना और डीएनए को बनाना। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब आपको पता होना चाहिए, एक आपने वर्ड सुना होगा, जब आप माइटोकॉन्ड्रिया में यूज करेंगे एनर्जी के फॉर्म में एटीपी। अभी मैं बीच में क्यों घुसा रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा। एटीपी, आपने बहुत से लोगों ने सुना होगा कि जो ऊर्जा होता है वो एटीपी के फॉर्म में होता है ना। आगे माइटोकॉन्ड्रिया में इसको पढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ने के पहले मैं आपको एटीपी के बारे में बता देता हूँ। एटीपी जो होता है वो एनर्जी होता है, और एटीपी का फुल फॉर्म जो होता है, ए फॉर होता है एडिनोसिन, 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 टी फॉर होता है ट्राई, और पी जो होता है फास्फेट, एडिनोसिन ट्राई फास्फेट। यहाँ पे नाम से समझ में आ रहा है, ट्राई मतलब कितना दोस्तों? 3। कितना है? ट्राई मतलब 3। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया। अब जो एटीपी जो है वो, और एक होता है एडीपी, एक होता है एडीपी। एडीपी मतलब एडिनोसिन, एडिनोसिन, डी फॉर क्या हो जाएगा दोस्तों? डाई, डाई क्या? फॉस्फेट। डाई क्या हो जाएगा? फॉस्फेट। डाई का मतलब दोस्तों 2, डाई का मतलब क्या हो जाएगा? 2। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। ठीक, अब ध्यान से सुनना, ये जो एडीपी है वो एटीपी कैसे बदलता है? तो एडीपी जो है यहाँ पे क्या बनेगा? वो एटीपी बनेगा। तो चूंकि यहाँ पे ऑलरेडी 2 है फॉस्फेट और यहाँ पे ट्राइफॉस्फेट है, तो एक बनेगा। तो यहाँ पे इसकी जरूरत पड़ेगी, आईपी की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? आईपी की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे आईपी का मतलब होता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। क्या बोला मैंने? इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट।
इनऑर्गेनिक क्या दोस्तों, फॉस्फेट। आपने केमिस्ट्री पढ़ा है, आपको इसमें आपको क्लियर होगा। एडीपी, यहाँ पे फॉस्फेट आप ऐड करेंगे तो क्या हो गया, एटीपी, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। इतना आपको क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए अब आते हैं इसी एटीपी और एडीपी के पहले मैंने आपको बोला था माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे। अब आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। चलिए आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो कि अक्सर आपने सुना होगा, क्या, ऊर्जा का पावर हाउस। सुने हैं ना आपने, ऊर्जा का पावर हाउस। क्यों? क्योंकि यहीं पे माइटोकॉन्ड्रिया में ही जानना चाहिए आपको, ग्लूकोज का दहन होता है। जो हम ग्लूकोज जो लेते हैं, हम कुछ भी खाते हैं, हम जानते हैं ग्लूकोज ही बनता है। कुछ भी खाएं, आप शक्कर खाएं, आप गन्ना का रस भी पिए, आलू खाएं, सब खाओ, आपको लास्ट में क्या बनेगा, कार्बोहाइड्रेट बनना है। अब ये कार्बोहाइड्रेट बनेगा, आखिर ग्लूकोज बनेगा। मतलब आप देखेंगे ये जैसे ग्लूकोज बना C6H12O6, तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, इसका दहन होता है। और दहन किससे होगा दोस्तों, दहन होना मतलब ऑक्सीजन से, तो ये दहन होता है O2 का, तब ये जाके CO2 और H2O बनता है और जो है एनर्जी आपको देता है ना। तो ये सभी काम कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। यहाँ पे दहन होता है, इसी कारण इसको बोलते हैं ऊर्जा का पावर हाउस, ठीक है। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो है ना, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, जो एटीपी का जो है वो फर्मेंटेशन होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, एटीपी का फर्मेंटेशन होता है, एटीपी का फर्मेंटेशन होता है, ये आपको ध्यान में रखना। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है दोस्तों, एटीपी का फर्मेंटेशन होता है, जिसको क्या बोलते हैं, जो एटीपी के फर्मेंटेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फॉस्फोरिलेशन। क्या बोलते हैं इसको, ध्यान में रखना, फॉस्फोरिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या बोलते हैं इसको, फॉस्फोरेशन, ठीक है। ये वर्ड आपको ध्यान में रखना कि जो एटीपी का जो फॉर्मेशन होता है इसको बोलते हैं फॉस्फोरिलेशन, ठीक है, फॉस्फोरिलेशन, ये आपको ध्यान में रखना है, फॉस्फोरिलेशन, ठीक। चलिए अब हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करेंगे। मैं आपको एक ऐसा सा एक डायग्राम बना देता हूँ, आप बनाइएगा मत, आप बस देखिए। माइटोकॉन्ड्रिया में दोहरी झिल्ली होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में दोहरी झिल्ली होती है। एक होता है आउटर मेम्ब्रेन, बाहरी झिल्ली, एक होता है आंतरिक झिल्ली, एक होता है आउटर झिल्ली और एक होता है आंतरिक झिल्ली। आउटर झिल्ली तो ठीक है, लेकिन आंतरिक झिल्ली जो है इस तरीके से रहता है। ये कौन सा आकार का दिख रहा है, ये फोल्ड आकार का दिख रहा है। ये जो होते मुड़ी हुई होती है ना, ये मुड़ी हुई फोल्ड आकार की है, उसको बोलते हैं हम क्रिस्टी। ये प्रश्न कई बार आ चुके हैं। जो आंतरिक झिल्ली होती है ना, वो किस रूप से होती है, वो क्रिस्टी रूप में होती है। तो बिल्कुल ध्यान में रखना, जो आंतरिक झिल्ली होती है, जो इनर मेम्ब्रेन होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टी, फोल्ड रूप में होती है। कौन सा वाला, आंतरिक झिल्ली वाला, ठीक है। दो झिल्ली होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, एक बाहरी झिल्ली और एक आंतरिक झिल्ली। आंतरिक झिल्ली जो है ऐसे फोल्ड के रूप में होती है, मुड़ी हुई रूप में होती है, उंगली आकार की होती है, जिसको बोलते हैं क्या, क्रिस्टी, ठीक। चलिए ये तो हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का काम आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे ऊर्जा का दहन होता है एटीपी फॉर्म में, फिर वो एडीपी में होता है, ठीक। चलिए बिल्कुल इसको पढ़ते जाना ना, नोट डाउन करते जाना इसको साथ। आप एक ऐसा नोट डाउन करते जाना, देखते देखते वीडियो को देखते देखते आप बिल्कुल नोट डाउन करते जाना। अब आते हैं हम लवक, प्लास्टिड। किसमें आते हैं, प्लास्टिड, लवक। तो देखिए लवक जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। लवक जो है 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्रोमोप्लास्ट, दूसरा क्लोरोप्लास्ट और तीसरा ल्यूकोप्लास्ट। क्या बोला मैंने, लवक प्लास्टिक जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। और ये जो है केवल और केवल, ध्यान में ये भी रखना कि केवल पादप में पाया जाता है। जैसे मैंने आपको ऊपर में बताया था ना, कोशिका भित्ति पादप में, एनिमल में नहीं, रिक्तिका पादप में, एनिमल में नहीं, प्लास्टिड पादप में, एनिमल में नहीं, सेंट्रियोल पादप में नहीं, लेकिन एनिमल्स में होते हैं। तो हम लिख रहे हैं लवक लवक प्लास्टिड, जो कि केवल कहाँ पे पाए जाते हैं, केवल पादप में पाए जाते हैं, ठीक है। 3 इसके टाइप आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। पहला क्लोरोप्लास्ट, दूसरा क्रोमोप्लास्ट और तीसरा ल्यूकोप्लास्ट, है ना। इसका हिंदी भी वही है,
क्या बोला मैंने? पहला क्लोरोप्लास्ट, दूसरा क्रोमोप्लास्ट, तीसरा ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे लिखा हुआ है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरो नाम समझ में आ रहा है, क्लोरो क्लोरो नाम सुनो, क्लोरो 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 क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट, मतलब इसका रंग क्या होगा? हरा। क्लोरो का मतलब होता है ग्रीन, अब प्लास्ट का मतलब पत्ती, क्या? ग्रीन, क्या? ग्रीन। क्लोरोप्लास्ट में जो होता है रंग कैसा होता है दोस्तों? ग्रीन होता है। क्या होता है? ग्रीन होता है। इसका जो अगर बोलेगा पिगमेंट क्या होता है तो क्या बोलना आप? ग्रीन। पिगमेंट मतलब कलर। तो प्रश्न अगर आपको पूछेगा क्लोरोप्लास्ट का पिगमेंट कैसा होता है तो आप क्या बोलना? ग्रीन बोलना। इसी के कारण पत्ती जो होता है वो क्या होते हैं? हरे होते हैं। ध्यान में रखना, क्या? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, जो क्रोमोप्लास्ट है वो भी कलरफुल होता है, कलरनेस होता है, कलर वाला होता है, ग्रीन को छोड़कर। क्योंकि आप जानते हो जब आप पौधे को देखोगे तो ग्रीन के अलावा और बहुत सारे जो है आपको देखेंगे फल वल में जो है कई पीला होते हैं, ऑरेंज होते हैं, इस तरीके से होते हैं ना। तो ग्रीन तो इसके कारण हुआ, क्लोरोप्लास्ट के कारण। ग्रीन तो क्लोरोप्लास्ट के कारण हुआ, लेकिन बाकी और जो कलर है वो किसके कारण है? क्रोमोप्लास्ट के कारण। बात समझ में आ रहा है ना? ये क्लोरोप्लास्ट, ये क्रोमोप्लास्ट। क्लोरो मीन्स हरा, हरा कलर क्रोमोप्लास्ट के कारण, और बाकी जो अन्य कलर है वो क्रोमोप्लास्ट के कारण। और ये बेचारा ये रंगीन, रंगीन मतलब रंगीन बोलेंगे, ये भी हरा रस रंगीन है, ये और बाकी रंग, लेकिन ये बेचारा बेरंग है। क्या है? बेरंग है। मतलब यहाँ पे वो क्या बोल सकते हैं? इसमें कोई कलर नहीं बोल सकते। क्या बोलेंगे? कोई कलर नहीं है, कलरलेस प्लास्टिड है। ध्यान में रखना, क्या ये? कलरलेस प्लास्टिड है, कलरलेस प्लास्टिड है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा ये तीनों के बाद में। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे ल्यूकोप्लास्ट के बारे में। क्या देखेंगे हम? ल्यूकोप्लास्ट के बारे में। तो ध्यान से देखना है, ये सब चीज को नोट डाउन करते जाना है। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट तीसरा जो हमने बोले थे बेरंग, उसके 3 प्रास्ट होते हैं, वो भी आपको लिखना है तीनों को, और बड़ा इंपॉर्टेंट है तीनों, बिल्कुल ध्यान से लिखते जाना है। किसके बारे में? ल्यूकोप्लास्ट के बारे में। पहला जो है वो है एमाइलोप्लास्ट। पहला जो है वो आप लिखें एमाइलोप्लास्ट, दूसरा लिखिए आप इलियोप्लास्ट। ठीक है, और तीसरा आप जो लिखेंगे वो लिखेंगे प्रोटीनोप्लास्ट। तीसरा क्या लिखेंगे? प्रोटीनोप्लास्ट। ये तीनों आप बिल्कुल ध्यान में लिख लीजिए कि जो ल्यूकोप्लास्ट होता है उसके 3 अलग अलग प्रकार हैं। पहला एमिलोप्लास्ट, दूसरा इलियोप्लास्ट और तीसरा प्रोटीनोप्लास्ट। तीनों आप अच्छे से लिख लीजिए। ठीक है, एक होता है एमिनोप्लास्ट, दूसरा होता है इलियोप्लास्ट और तीसरा हुआ प्रोटीनोप्लास्ट। ठीक है, देखिए जो एमाइलोज है, जो एमाइलोज है, ध्यान से सुनना, जो एमाइलोज है उसका मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट। एमाइलोज का मतलब क्या हुआ? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो उसी से एमाइलोज से ही क्या बना है? एमाइलोप्लास्ट। इसी से क्या बना है? एमाइलोज क्या बना है? एमाइलोप्लास्ट। तो यहाँ पे क्या होता है? ये एमाइलोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से लिखना कि एमाइलोप्लास्ट किसको स्टोर करता है दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट को। ठीक है, यहाँ पे इलियोप्लास्ट, समझ में आ रहा है? ये जो है इलियोप्लास्ट, ये किसको स्टोर करेगा? तो ये स्टोर करेगा ऑयल को, फैट को, वसा को, तेल को, इन सभी को स्टोर करता है। बिल्कुल लिखना, इलियोप्लास्ट ये ऑयल को, फैट को स्टोर करेगा। ये एमाइलोप्लास्ट, एमाइलोज मतलब कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है। और यहाँ पे देखना तीसरा नाम से समझ में आ रहा है प्रोटीनोप्लास्ट, लेकिन आपके एग्जाम लेने वाला भी चालू है। क्यों? क्योंकि आपको ऐसे नहीं बोलेगा प्रोटीनोप्लास्ट किसको स्टोर करता है, क्योंकि आपको सबको समझ में आ गया मैं जो प्रोटीनोप्लास्ट है वो किसको स्टोर करेगा? प्रोटीन को स्टोर करेगा। लेकिन प्रोटीनोप्लास्ट की जगह एक और नाम दिया जाता है, उसका नाम है एल्यूरोप्लास्ट, है ना। ये जो प्रोटीनोप्लास्ट है उसका अन्य नाम है, उसका नाम लिखना एल्यूमोरोप्लास्ट।
ठीक है। तो आपको सीधा पूछ देगा एल्यूमेरोप्लास्ट जो है वो किसको स्टोर करता है, ठीक है। ये एमाइलोप्लास्ट है, ये एल्यूमेरोप्लास्ट है, ये किसको स्टोर करेगा, प्रोटीन को स्टोर करेगा। तो ध्यान रखना, आपके एग्जाम देने वाला, आपके एग्जाम लेने वाला वो ये नहीं बोलेगा कि प्रोटीनोप्लास्ट से किसको स्टोर करते हैं, प्रश्न पूछेगा एल्यूमेरोप्लास्ट से किसको स्टोर करते हैं, तो क्या बोलेंगे आप, प्रोटीन। बिल्कुल अच्छे से ध्यान से लिखना, इसको एक जबरदस्त नोट्स बन जाएगा, है ना। इसको आप लिखिए, ठीक है। मिटा दें इसको। तो हमने अभी तक कौन कौन से अंग देख लिए, हमने न्यूक्लियस देखे, हमने माइटोकॉन्ड्रिया देखे, हमने प्लास्टिड देखे, हमने जो है प्लास्टिड तक देख लिए, है ना। चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं राइबोसोम। मिटा दें इसको। बिल्कुल अच्छे से पढ़ते जाइएगा, मैं पूरा कंप्लीट कराऊंगा एग्रीकल्चर, पूरा कंप्लीट, है ना। और आप अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें अगर आपको ये पसंद आ रहा होगा तो, है ना। चलिए बात करते हैं राइबोसोम। राइबोसोम का काम जो है, एक सिंपल भाषा में आप समझ जाना, ये जो है राइबोसोम जो होता है वो प्रोटीन को बनाने का काम करता है। क्या बोलता है, प्रोटीन को बनाने का काम करता है। कौन, राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम जो है वो प्रोटीन को बनाने का काम करता है। यहां पे एक चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, एस वर्ड। प्रश्न आपको पूछेगा एस से आप क्या समझते हो, ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला। राइबोसोम क्या बनाने का काम करता है, प्रोटीन बनाने का काम करता है। प्रश्न पूछेगा एस का क्या मतलब है, तो एस का दो मतलब आपको ध्यान में रखना है। क्या, एस का दो मतलब ध्यान में रखना। आप दो मतलब में ये नहीं पूछना सर कि दोनों आ जाएगा तो क्या लेंगे, है ना। दोनों याद रखना, दोनों एक साथ नहीं देगा। यहां पे आपको देखना, एस का मतलब होता है, वो एक साइंटिस्ट है, स्वेडबर्ग। एस का मतलब यहां पे याद रखना, एक साइंटिस्ट है स्वेडबर्ग, उसी के नाम पे एस है, स्वेडबर्ग। और दूसरा एस का मतलब होता है, वो होता है सेडिमेंटियन। क्या बोला मैंने, सेडिमेंटियन। ठीक है। सेडिमेंशन मतलब आप ये देख सकते हैं, जब भी आप मिट्टी को जैसे पानी में घोलते हैं तो उसके कण नीचे बैठ जाते हैं, उसको बोलते हैं सेडिमेंशन। तो उतना आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको एस क्या है बोलेगा तो आपको दो चीज याद रखना है, एक स्वेडबर्ग जो कि साइंटिस्ट है और दूसरा सेडिमेंशन। ये आपको दोनों चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब ये जो एस है वो क्या बताता है, एस क्या डिनोट करता है, एस जो है वो बताता है साइज। क्या बताता है, साइज बताता है राइबोसोम का, साइज ऑफ राइबोसोम। आकार बताता है किसका, राइबोसोम का, साइज ऑफ राइबोसोम। अभी समझ में नहीं आ रहा होगा सर ये एस क्या है, एस आगे देखोगे। बस आपको यहाँ पे ध्यान में रखना, मैं पूरा डिटेल नहीं बढ़ा रहा हूँ, आपको वही चीज बता रहा हूँ जो आपके काम में आने वाला चीज है। क्योंकि अगर आप डिटेल देखोगे तो इतना हमारे पास समय नहीं है कि इतना आप बढ़ पाओ, क्योंकि आगे आपको फॉरेस्ट्री भी पढ़ना है, वानिकी भी पढ़ना है, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़ना है, टेक्नोलॉजी भी पढ़ना है, इन्वायरमेंट भी पढ़ना है, और ये तो पढ़ना ही है एग्रीकल्चर, है ना। तो एस क्या बताता है, एस बताता है राइबोसोम की साइज, ठीक है। आगे देखेंगे, अब देखना, मिटा दो इसको। दो टाइप के आप देखेंगे इसमें, ये सभी चीज को अच्छे से आप नोट करते जाइए। अब अभी आपको लग रहा होगा कि सर ने क्या बनाया है, वो आप देखोगे ध्यान से समझ जाएगा, ठीक है। साइज के आधार पे देखेंगे, ये जो है आपको दिख रहा है छोटा है ऊपर वाला, इसको बोलते हैं स्मॉल सब यूनिट। इसको क्या बोलेंगे, स्मॉल सब यूनिट। क्या बोलेंगे इसको, स्मॉल, जो आपका ऐसा हूं मैं आगे बताऊंगा, ये है स्मॉल सब यूनिट। और ये जो है वो क्या है दोस्तों, ये सीधी सी बात है, क्या है, लार्ज सब यूनिट। ये क्या है, लार्ज सब यूनिट। ये देखो, ये स्मॉल लार्ज यूनिट और ये लार्ज सब यूनिट, ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। जब स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट जब दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं उसको बोलते हैं एसोसिएशन। क्या बोलते हैं, एसोसिएशन, है ना। जब स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं उसको बोलते हैं एसोसिएशन। और जब ये और ये अलग अलग हो जाते हैं तो इसको बोलते हैं डिसोसिएशन। क्या बोलेंगे, डिसोसिएशन। बिल्कुल आपको थोड़ा थोड़ा चीजें आपको याद होना चाहिए।
जब दोनों जो है स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट जब दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं तो ये होता है एसोसिएशन, और जब दोनों अलग अलग हो तो उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं डिसोसिएशन। आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। लेकिन आपको एक प्रश्न यहां पे ये पूछ सकेगा कि एसोसिएशन से है ना, एसोसिएशन से डिसोसिएशन होने या डिसोसिएशन से एसोसिएशन होने में कौन प्रभावी है या कौन कारक प्रभावी है, तो आप बोलना क्या, मैग्नीशियम आयन। क्या बोलेंगे आप, मैग्नीशियम आयन प्रभावी है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कौन प्रभावित है दोस्तों, मैग्नीशियम आयन वो कारक है जिसके कारण जो है ये रिस्पॉन्सिबल है किसके, एसोसिएशन से डिसोसिएशन होने या डिसोसिएशन से एसोसिएशन होने। ठीक, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे। अब पढ़ते हैं जो आपने जो एस बोले थे ना, जो क्या बताता है, साइज बताता है, उसके बारे में देखते हैं। मिटा दे इसको, चलिए। तो एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लें इसके पहले का जो हमने अभी तक पढ़ा है। रिवीजन आप सबको करना तो पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा, रिवीजन बार बार करना पड़ेगा आपको। हमने पढ़ा सेल, फिर हमने पढ़ा सेल थ्योरी, ये सब पूरा चीज हमने पढ़ लिया है ना। ये सब पूरा रिवीजन आप बिल्कुल करने का। कौन कौन वैज्ञानिक मैंने आपको बताया था, क्या क्या चीज मैंने बताया था, पूरा डिटेल आपको पढ़ना है। चलिए अब बात करेंगे राइबोसोम का। तो राइबोसोम के दो टाइप आपको पता होना चाहिए, आपने इसको पढ़ा भी है, दो टाइप है ना। बहुत बार आपने जो है, अगर आप बायो वाले होंगे तो इसको आपने पढ़ा होगा, है ना। देखिए राइबोसोम में देखेंगे दो प्रकार, मैंने केंद्रीय झिल्ली के बारे में आपको बताया था, विकसित और अविकसित होने के। जो अविकसित होता है वो होता है प्रोकैरियोटिक, और जो विकसित होता है वो क्या होता है, यूकैरियोटिक, है ना। ध्यान में रखना, जो प्रोकैरियोटिक होता है, जो किसमें आता था, पीसीएमबी, साइनोबैक्टीरिया, माइक्रोप्लाज्म और बैक्टीरिया। तो ये जो प्रोकैरियोटिक है उसमें होता है 70S 70S। S बताता है राइबोसोम का साइज, क्या, 70S। यूकैरियोटिक में जो होता है वो होता है 80S। याद रहेगा, बिल्कुल ध्यान में रखना। राइबोसोम में प्रोकैरियोटिक जो होता है वो प्रोकैरियोटिक में जो राइबोसोम होता है वो 70S, और यूकैरियोटिक में होता है वो 80S। ठीक है। अब हमने अभी थोड़ा देर पहले देखे थे कि दो साइज मैंने आपको अभी बताया था, एक बताया था स्मॉल सब यूनिट और एक मैंने बताया था लार्ज सब यूनिट। तो जो स्मॉल सब यूनिट है, स्मॉल सब यूनिट है ना, और एक मैंने बताया था, याद करो क्या, लार्ज सब यूनिट, है ना। एक मैंने आपको क्या बताया था, लार्ज सब यूनिट। तो इस 70S में प्रोकैरियोटिक में स्मॉल सब यूनिट में जो संख्या होती है वो होती है 30S। क्या होती है, 30S। अब लार्ज सब यूनिट में होती है 50S। अब जोड़ मत देना सर, 30 और 50 80 हो रहा है तो यहाँ पे 70 हो रहा है, ऐसा नहीं जोड़ना है। 30S 50S। स्मॉल सब यूनिट याद करो, स्मॉल सब यूनिट छोटा सा बनाया था, मुंह वाला, चेहरा वाला, लार्ज बड़ा वाला जिसका पेट निकला हुआ था, है ना। तो 30S 50S। इसकी बात करेंगे, यूकैरियोटिक की बात करेंगे, इसमें भी दो आप देखेंगे, एक होता है स्मॉल सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट, और इसका आप देखेंगे लार्ज सब यूनिट। ठीक है। स्मॉल सब यूनिट की बात करेंगे तो यहां पे आपका होगा 30 है, यहां पे आपका आ जाएगा 40S, 50 है, यहां आ जाएगा 60S। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है इन सब चीज को। ठीक है जी, उम्मीद है आपको पूरा राइबोसोम आपको क्लियर हो गया होगा, माइटोकॉन्ड्रिया पूरा क्लियर हो गया होगा। प्लास्टिड लवक, तो 3 प्रकार के क्लोरो, क्रोमो, ल्यूको, बेरंग मैंने आपको बताया था, वो पूरा क्लियर हो गया होगा, है ना। कार्बोहाइड्रेट का, ऑयल का, वसा का, प्रोटीन का स्टोर करता है ना। तो ये राइबोसोम जो कि प्रोटीन बनाता है, तो ये पूरा क्लियर यहाँ पे हो गया होगा। अगला हम पढ़ते हैं ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मिटा दें इसको। लास्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
इसको बार बार एंडोप्लास्टिक रेक्टिकुलम न पढ़ते हुए इसको सीधा स्मॉल में क्या बोलेंगे हम, ER। क्या बोलेंगे दोस्तों, ER। ठीक है, अब देखना थोड़ा सा, मैं दो आपको डायग्राम बना रहा हूं, ध्यान से देखना। ये तो आपका पूरा रट गए होंगे इसको अब। ठीक है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ पे ये केंद्रक और ये केंद्रीय झिल्ली, ये केंद्रक और केंद्रीय झिल्ली। ठीक है, दोनों दिख रहा होगा। अब ये दोनों में कुछ एक बेसिक अंतर दिख रहा होगा ना, देखें आप आराम से देखें इसको, इन दोनों जो डायग्राम उसमें आपको कुछ बेसिक अंतर दिख रहा होगा। ठीक है, देखिए कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, केंद्रीय झिल्ली, केंद्रक, वही है सब। ये जो यहाँ पे ये बना हुआ है ये है राइबोसोम। क्या है, राइबोसोम। इसमें भी सब वही है, ये जो बना हुआ है ये भी सॉरी, ये भी क्या है, राइबोसोम। इसमें और इसमें अंतर इस चीज का दिख रहा है, यहाँ पे देखो कांटे जैसे दिख रहे हैं। क्या जैसे दिख रहे हैं, कांटे जैसे लग रहे हैं, और इसमें क्लियर दिख रहे हैं। ये राइबोसोम जो कि एकदम क्लियर है, कांटे नहीं है, इसको बोलते हैं SER। SER का मतलब होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। और इस वाले में जिसमें कांटे लगे हुए हैं, जो कि रफ दिख रहा है, इसको बोलते हैं RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गया होगा। जिसमें राइबोसोम क्लियर है, कोई कांटा नहीं है, उसको बोलते हैं SER। और जिसमें कांटे लगे हुए हैं उसको बोलेंगे हम क्या, RER, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ठीक, अब इस जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है उसका काम क्या है, ये लास्ट देख लेते हैं, फिर आज का ये क्लास हो जाएगा, कल फिर आएंगे हम, फिर कल आगे कवर करेंगे। ठीक है, बस मैंने एक काम करिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक करते जाइए, दोस्तों के पास शेयर भी करते जाइए, है ना। चलिए, और सब्सक्राइब करिए जो लोग भी नए देख रहे होंगे। इसका काम देखते हैं आज का लास्ट, और कल जब आएंगे तो फिर से एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर से आज हम रिवीजन करेंगे, कल आके कल का, है ना, कल आएंगे तो आज का रिवीजन करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसका काम देखते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का काम क्या है। पहला, आपने मेटाप्लाज्म सुने होंगे, है ना, आपने सुने हैं ना मेटाप्लाज्म। क्या होता है उसका मतलब, उपापचयी, उपापचयी, है ना, आपने सुना होगा। तो यहाँ पे आपको ये देखना होगा, ये ER का काम क्या है। पहला काम है कि ये जो है फैट का मेटाबॉलिज्म करता है, फैट का उपापचयी करता है। क्या करता है, फैट का उपापचयी करता है ना। इसका काम क्या है, ER का फैट का उपापचयी करता है। दूसरा क्या करता है, ये हम जो एल्कोहल लेते हो आप लोग, एल्कोहल दवाई जो लेते हो आप लोग, उसको ये झाड़ू लगाता है। झाड़ू लगाता है मतलब उसको साफ करता है। ये ER जो है वो फैट का उपापचयी करता है ना, उपापचयी करता है। साथ में ये जो है हमारे जो एल्कोहल है, जो ड्रग्स है ना, ड्रग्स मतलब दवाई वाला, उसको जो है ये क्या करता है, निकालता है। इसको हम क्या बोलते हैं, डिफॉक्सिफिकेशन। क्या बोलते हैं, डिफॉक्सिफिकेशन। डिफॉक्सिफिकेशन, डिफॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग एंड एल्कोहल। बात समझ में आ रहा है, ये फैट का मेटाबॉलिज्म करता है, और दूसरा डिफॉक्सिफिकेशन मतलब झाड़ू लगाता है, बाहर निकालता है ड्रग्स एंड एल्कोहल को। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब ये क्या हुआ, ये किसका है काम है, ये ER, कौन सी ER, SER, स्मूथ ER का, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के काम है। ये किसका काम है, SER का काम है। जो मैंने आपको दो आपको कार्य बताया, दो आपके फंक्शन बताया, है ना, वो दोनों SER के हैं। अब देखते हैं RER। RER का जो फंक्शन है, RER
उसका भी फंक्शन है प्रोटीन का सिंथेसिस करना, प्रोटीन का निर्माण करना। क्या? प्रोटीन का निर्माण करना, प्रोटीन का निर्माण। ये किसका हुआ? ये हुआ RER का। ठीक, तो ये तो थे आज के हमारी एक क्लास। वहाँ पे अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैंने जो बोला है उसको आप कर लीजिएगा, है ना। ड्रग्स एंड अल्कोहल है ये डिफॉक्सिफिकेशन मतलब झाड़ू लगाना, बाहर निकालता है। ठीक है, कल आएंगे फिर बहुत सारे और इसमें कोशिका के अंग बचे हुए हैं, गोल्जी बॉडी से लेके लाइसोसोम्स, ये सभी चीज बचे हुए हैं। इसको कल हम देखेंगे। DNA है ना, ये RNA, ये पूरा जेनेटिक, ये सब चीज देखेंगे। DNA का पूरा हम चित्र देखेंगे कि किस तरीके से बनता है। DNA में जो उनका जो लाइन होती है उनके बीच कितनी डिस्टेंस होती है, उसका साइज कितना होता है, ये सभी चीजें हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। जो भी हमारे चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो भी लोग देख रहे हैं वीडियो को लाइक करिएगा। धन्यवाद।